हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का शिवनारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल प्रस्तावना। मैंने पिछले वीडियो में संविधान की विशेषताएं जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर दिया है। ये लक्ष्मीकांत का 4th चैप्टर है प्रीएम्बल। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग को क्या जानना है। देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में संविधान सभा बताया था, उससे पहले वाले में संविधान के विशेषताएं से उससे पहले मैंने संविधान सभा के बारे में बताया था। तो संविधान सभा में मैंने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे देश का प्रस्तावना का रूप ले लेगा। तो थोड़े हिस्ट्री इसको जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्या है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य किस चीज़ को रिलेटेड था? उद्देश्य था दोस्तों कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा या मोनार्की होगा या डिक्टेटरशिप होगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में क्या होगा, सभी चीज़ें जो निजी हो मतलब होगा, चीज़ें की सार्वजनिक होगा कि मिश्रित होगा। हमारा देश एक धर्म को मानेगा कि धर्मनिरपेक्ष होगा कि धर्म विरोधी होगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक उद्देश्य हुआ कि इसी आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, बनेगा। तो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में पेश किया। परंतु उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मतलब क्या होता है, हमारे देश में आज भी कोई भी कानून बनता है तो मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कोई बिल पेश किए या गृह मंत्री कोई बिल पेश किए, तो क्या होता है दोस्तों, उस पर वोटिंग होती है और वोटिंग के बाद उसको बिल को क्या करना है, अगर मेजोरिटी है तो पास हुआ या तो फिर रिजेक्ट हो गया। तो उसी प्रकार 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने, और संविधान सभा में वोटिंग नहीं होता था दोस्तों, सर्वसम्मति एक कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब सभी लोगों का क्या है, मत है, पर किसी भी चीज़ पर सभी लोगों का मत नहीं होता था। तो लेकिन अक्सर चीज़ मत सर्वसम्मति से ही होता था वो कॉन्सेप्ट, अधिकतर लोग अगर पक्ष में है तो हो गया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया। थोड़ी इसकी हिस्ट्री हम लोग देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट आया, प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, ये सर्वप्रथम अमेरिका से आया। मैं लिख देता हूँ यहाँ, USA। कहाँ से आया? अमेरिका से। अमेरिका में ही सर्वप्रथम प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट आया, प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट आया। और प्रस्तावना क्या कर रहा है, एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के मार्गदर्शन किया कि इस पथ पर आप चलें, और पथ किस चीज़ का था, संविधान बनाने का। मेरा देश कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा। कैसा होगा, सेकुलर होगा। कैसा होगा, सोशलिस्ट होगा। कॉन्सेप्ट आता है सोशलिस्ट, आप शब्द नहीं देखेंगे, जैसे सेकुलर शब्द डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, वो तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में आपको सेकुलर शब्द दिखेगा। मैं आपको बताऊंगा, पर आप कुछ चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा इनडायरेक्ट रूप से हमारा देश क्या है, सेकुलर है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो ये कॉन्सेप्ट आया प्रीएम्बल का, ये USA से आया, आप याद रखिएगा। और फिर कालांतर में जिस प्रकार से समय बीतते गया और दुनिया के संविधान बने, दुनिया के देश आज़ाद हुए, क्योंकि बहुत सारे दुनिया के कंट्री पर क्या ब्रिटेन राज करता था, और भी लोग कहीं डिक्टेटरशिप था, कहीं मोनार्की था। तो उसके बाद जब डेमोक्रेसी सिस्टम आया तो सबने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को मतलब प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया। अब देखते हैं कि प्रीएम्बल जो हमारा है उसके एलिमेंट्स क्या है। जैसे देखिए, हम सभी लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, साधारण नमक, ठीक है। उसका एलिमेंट क्या है, सोडियम और क्लोरीन। एलिमेंट का मतलब जिस चीज़ से मिलकर बना है। तो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तत्व क्या है उसमें, हमारा प्रीएम्बल में तत्व क्या है, उस तत्व को पहचानिए। तो कहता है संविधान के अधिकार के स्रोत जो है वो भारत के लोग हैं। हमारा प्रीएम्बल भी स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसका मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है और संविधान सभा ने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, इनडायरेक्ट रूप से उसे भारत की जनता ने बनाया। ऐसे समझिए, आज हमारे देश में कोई भी बिल पास होता है, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो मान लेते हैं गृह मंत्री कोई भी बिल पास किए तो वो इनडायरेक्ट रूप से आप देखेंगे, क्योंकि भारत के लोग ही तो चुन के उनको भेजे हैं संसद में, तो इनडायरेक्ट रूप में किन्होंने संविधान उस चीज़ को, कानून का निर्माण किया, भारत की जनता ने।
तो जब संविधान सभा ने जिस संविधान को बनाया वो लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, अर्थात इस संविधान का निर्माण इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने किया है, भारत के लोग। तो तत्व कौन होंगे निर्माण में? भारत की जनता होगा। डायरेक्ट नहीं है पर इनडायरेक्ट है, फिर भी क्या है? आगे देखिए क्या कहा गया, भारत की प्रकृति क्या होगा? प्रकृति का मतलब नेचर होता ना, जैसे महात्मा गांधी तो उनका नेचर क्या हो गया? अहिंसा। स्वामी विवेकानंद ज्ञान, योग, तप से परिपूर्ण व्यक्तित्व जिनका हो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिनको कहते क्या? संघर्ष हो। आप जानते हैं नेल्सन मंडेला, संघर्षशील व्यक्ति, जीवन में कभी हार न मानने वाले। तो हमारे उसी प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रकृति क्या होगा? उसका नेचर क्या है? उसका नेचर है एक संप्रभु, समाजवादी, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट। ये तब की बात हो रही है जब कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया, लेकिन आज भी इसमें जो आज भी प्रेजेंट है वो भी इंक्लूड किया गया दोस्तों, लोकतंत्र और गणतंत्र। क्योंकि अलग अलग पढ़िएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और हमें क्या करना है, एग्जाम में हमें बताना है या कुछ पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, टिक लगाना है, लिखना है। तो हमारे देश की प्रकृति एक संप्रभु मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। समाजवादी भी क्या होता है ये भी बताऊंगा। पंथ निरपेक्ष सेकुलर क्या होता है ये भी बताऊंगा। लोकतंत्र डेमोक्रेसी क्या होता है कि हम सभी लोग रह रहे हैं तो जान रहे हैं, और गणतंत्र क्या होता है ये भी बताऊंगा। फिर देखिए संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, जस्टिस हो। क्यों जस्टिस हो भाई? डेमोक्रेसी में बहुत ही जरूरी है। मोनार्की में क्या होता है, राज परिवार का कोई व्यक्ति अगर जुर्म करता है तो उसको सजा कम होगा, और वही जुर्म यदि कोई राज परिवार से नहीं रिलेटेड करेगा तो जुर्म ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो मोनार्की में चल सकता है, पर क्या ये जस्टिस डेमोक्रेसी में चल सकता है? नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो संविधान का उद्देश्य है कि सभी का बराबर न्याय हो, चाहे वो उच्च जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को बराबर। स्वतंत्रता, कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। जैसे हमारे देश में एक प्रकार क्या था, प्रथा था बंधुआ मजदूर, तो क्या है, गुलामी है एक प्रकार से, लेकिन सभी स्वतंत्र हैं। समता, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भी व्यक्ति को संविधान विशेषाधिकार नहीं देता है। और बंधुत्व, सभी हम मिलजुल कर रहे हैं। अब एक चीज़ देखिए, संविधान की तिथि, ये तत्व जो संविधान की प्रियम्बल से झलकता है, जो दिखता है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो संविधान की तिथि दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, जो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया, एडॉप्ट किया, अंगीकृत किया कि हम जो संविधान बना रहे हैं उसका खुद क्या कर रहे हैं, हम आज स्वीकार कर रहे हैं। तो इससे तारीख हमको मालूम होता है कि किस तारीख को संविधान सभा ने उस संविधान को अंगीकृत किया, एक्सेप्ट किया, परंतु लागू की तिथि नहीं मालूम होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में कंपटीशन एग्जाम पूछा गया है कि प्रियम्बल से क्या पता नहीं लगता, तो संविधान लागू होने की तिथि। क्योंकि जब संविधान जो हमारा लागू हुआ था दोस्तों, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी को क्यों डेट मतलब सेलेक्ट किया गया था, मैं जब ये रिपब्लिक पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। चलिए, अब क्या है कि जो प्रस्तावना में है वो कुछ पॉइंट्स हैं, और वो की पॉइंट्स आप कह सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द मतलब प्रियम्बल का एक 2-3 पन्ना, 2-3-4 पेज का आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसके बारे में। इतना उसमें कहा जाता है ना, गागर में सागर है। उसी प्रकार प्रियम्बल का एक एक पॉइंट को यदि आप निकालेंगे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर आ जाएंगे। तो उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग आइए 1 बाय 1 कर देखते हैं कि क्या है पढ़ना। पहला पॉइंट है संप्रभु, सोवरेन। सोवरेन, संप्रभु का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता का प्रभाव रखे। अब सर्वोच्च सत्ता का मतलब आंतरिक या बाहरी कोई भी फैसला हो, यदि हम स्वयं लेते हैं तो हम क्या हुए, सर्वोच्च सत्ता का प्रभाव रखते हैं कि जो भी करेंगे ना किसी के दबाव में करेंगे, स्वतंत्र, मैं अपने खुद के मतलब अपने निर्णय से करूँगा। तो कहा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। जब भारत स्वतंत्र होगा तो संप्रभु राष्ट्र होगा। इसका मतलब न भारत किसी से दबाव में कुछ नियम ले मतलब कि काम करेगा, न आंतरिक न बाहरी। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन यहाँ 200 सालों तक राज किया तो 1947 के बाद भी ब्रिटेन का प्रभाव रहेगा, ऐसा नहीं है। और ना ही भविष्य में किसी का होगा। ऐसा नहीं कि अमेरिका बोल दिया तो भारत को फैसला लेना ही लेना है, ठीक है। तो संप्रभु मतलब हुआ कि सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च फैसला करने का आंतरिक और बाह्य
क्या है, भारत के खुद के पास है, किसी के अधीन नहीं है, इसको कहते हैं संप्रभु। अब एक चीज़ देखिए, राष्ट्रमंडल का सदस्य 1949 में भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्यता इसमें जो है, ऐसे तो पहले ही ले लिया था, लेकिन राष्ट्रमंडल क्या होता है? राष्ट्रमंडल एक ग्रुप है उन कंट्री का जिस पर कभी ब्रिटेन राज किया करता था, उन सभी का ग्रुप बना दिया गया है और उन सभी को ग्रुप को क्या कहा गया है, राष्ट्रमंडल। तो कहा कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये बताया कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ये अब तो आज़ाद हो गया था 1949 के बाद, परंतु भारत जो फैसला लेगा अपने इच्छा के अनुसार लेगा, ठीक है। उसमें कहा कि देखिए, हम दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए राष्ट्रमंडल का सदस्य रह रहे हैं। ये इसके लिए नहीं कि ब्रिटेन हम पर आदेश हमको हुक्म करे और हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कोई नियम बनाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब उस समय आप राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेंगे तो दुनिया के लोगों ने पूछा, और भारत में जितने भी लीडर थे उन्होंने पूछा जवाहरलाल नेहरू से, तो क्या हम आज भी उसके फैसला मानेंगे? तो बोले ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो इसको कहते हैं राष्ट्रमंडल, वही है। अब देखिए, संप्रभु का मतलब होता है किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण या अपना दावा छोड़ना। मतलब संप्रभु का मतलब हुआ, जैसे आज देखिए पीओके है, ये पीओके है दोस्तों, तो हम अपने बाउंड्री से सटे हुए या कोई भी पार्ट को हम कैप्चर कर सकते हैं या अपना दावा छोड़ सकते हैं। पीओके कहते हैं ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है पीओके। क्योंकि देखिए मुकुट है भारत का, जब आप नक्शा बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये देश का मुकुट है, और किसी भी राजा, किसी भी व्यक्ति का शान होता है मुकुट, सिर। तो पीओके कहते हैं ना हमारे भाग। तो संप्रभु में ये भी आया कि आप किसी भी क्षेत्र को कब्जा सकते हैं या किसी भी क्षेत्र को अपना दावा छोड़ सकते हैं। क्या हुआ आप देखेंगे, बेरुबारी जो केस है 1960 में, उसमें क्या हुआ दोस्तों, कुछ भाग बांग्लादेश को दिया गया, मतलब कॉन्क्लेव जिसको बोलते, छोटे छोटे चीज़ जगह थे, था तो इंडिया में, लेकिन वो थे बांग्लादेश के, और इंडिया के कुछ पार्ट थे बांग्लादेश में, जो था बांग्लादेश में थे इंडिया के। तो इस प्रकार के वो देश का जब विभाजन हुआ था उस समय हुआ था। तो संप्रभु में हुआ कि किसी विदेश की सीमा आप अधिग्रहण कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं या अपना दावा छोड़ सकते हैं। संप्रभु का यही मतलब हुआ, सर्वोच्च सत्ता आपके पास, जो करना है आप कीजिए, किसी से राय नहीं लीजिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, समाजवादी। समाजवादी में क्या होता है, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। क्या होता है कि आइए से पहले इसको देख लेते हैं। समाजवाद का पालक उत्पादन, वितरण, आदान प्रदान करने के संसाधनों का संचालन एवं स्वामित्व समाज द्वारा हो। मतलब समाजवाद का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आप देखें, एक होता है निजीकरण, एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या चलता है कि एक होता है कि सरकार सभी चीज़ें करेगी, ठीक है। जैसे मार्कर का भी उत्पादन सरकार करेगी, सभी को चावल मिले, अनाज मिले, ये भी क्या करेगा, सरकार मतलब करेगी। सभी चीज़ों पर सरकार करेगी। अब उसमें क्या होता है, एक चीज़ होता है कि सभी चीज़ें निजी हाथों में रहेगा, कि उत्पादन करेंगे, मार्केट में ले जाएंगे, बेच देंगे। एक होता है कुछ चीज़ें निजी रहेगा और कुछ चीज़ें क्या हो जाएगा, सरकार, सार्वजनिक होगा। सार्वजनिक कहने का मतलब वो सरकार के हाथ में, सार्वजनिक का मतलब सभी का, किसी का एक व्यक्ति का नहीं होगा। अब इसमें हुआ कि समाजवाद का पालक उत्पादन भी करेगा स्टेट, वितरण भी स्टेट करेगा, आदान प्रदान के संसाधनों का संचालित स्वामित्व तो समाज द्वारा हो, सभी सरकार के हाथ में। अब आगे देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था दोस्तों, उसमें सोशलिस्ट समाजवाद कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, पर इनडायरेक्ट रूप से आप आर्टिकल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। जैसे आपको सेकुलर वर्ड नहीं दिखेगा, परंतु जब आर्टिकल आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ सेकुलर है कॉन्सेप्ट। उसी प्रकार 42nd अमेंडमेंट 1976 प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। उस समय कौन कौन समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को उसमें ऐड किया गया था प्रीएम्बल में, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, परंतु डीपीएसपी में था, डीपीएसपी में यह समाजवाद का कॉन्सेप्ट आपको दिख जाएगा कि समाज का कम से कम भला हो। फिर आप देखिए दो चीज़ें होते हैं, एक दोस्तों केस हुआ था, उस केस का नाम मैं बता देता हूँ आपको,
DS नकारा बना भारत संघ, 1982 में एक केस हुआ था। उसमें कहा गया, मतलब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया कि जो हमारा समाजवाद है, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट के बीच टकराव हो रहा था। ये कौन कौन, आइए देखते हैं, तब आप केस को पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक होता है लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, और एक होता है यहाँ पे एक साम्यवादी सोशलिस्ट, कम्युनल जिसको कहते हैं। अब देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, हमारा देश क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजीकरण भी होगा और सरकार के पास भी कुछ होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है, सभी चीज़ों पर कब्जा, जैसे USSR था, अब तो USSR बिखर गया, तो सभी चीज़ों पर कब्जा जब सरकार का होगा तो उसको कहते हैं साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी समाजवाद। तो और साम्यवादी समाजवाद में राष्ट्रीयकरण, सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। आज हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आप समझिए कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और एक होता है साम्यवादी समाजवाद, यहाँ पे जो हुआ, और लोकतांत्रिक समाजवाद में मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है और इसमें राष्ट्रीयकरण सभी चीज़ों का। अब देखिए, जब टकराव हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया कि ज़्यादा निजीकरण किया जा रहा है, ये सब चीज़ों को, मामलों को लेकर, तो मार्क्सवाद, आप जानते होंगे इनके बारे में, कहीं पढ़े होंगे, मार्क्सवाद और गांधीवाद, गांधी तो हमारे देश के थे, कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण हो, कोई भी प्राइवेट नहीं हो, ये कार्ल मार्क्स का, और ये बंदूक के दम पर समाज में इक्वलिटी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा देते हैं। गांधीवाद समाजवाद क्या, गांधी कहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, गांधी का समाजवाद है हिंसक समाजवाद है, हिंसक नहीं, इनका जो समाजवाद है ये हिंसक है और इनका अहिंसक। हम समाज में बराबरी लाने का प्रयास करेंगे। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन समाज में इक्वल लाने का सरकार को अपॉर्चुनिटी देता है, परंतु डेमोक्रेटिक तरीके से, और डेमोक्रेटिक में वायलेंस नहीं होता है, पर इनका क्या है, हिंसक है। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद जो सोशलिस्ट है, दोनों के बीच आप देखेंगे तो गांधीवाद समाजवाद की तरफ ज़्यादा हमारा देश झुका हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और बात भी सही है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट में विश्वास रखते हैं, हम इसमें साम्यवादी समाजवाद में विश्वास नहीं रखते, ठीक है। परंतु हमारे देश में, अब देखिए, प्रीएम्बल जब आप पढ़ रहे हैं तो पास्ट में क्या है और प्रेजेंट में क्या है, दोनों चीज़ को आपको रिलेट करके पढ़ना होगा। आप एक चीज़ को पढ़िएगा और सोचिएगा कि चलो अब वो पढ़ लिए, अब आर्थिक नीति बाद में पढ़ेंगे, या ये तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो आप मिस कर जाइएगा। इसमें पढ़िए कि आखिर इसमें क्या कैसे हुआ। तो 1991 में हुआ आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो हुआ ग्लोबलाइजेशन, 3 चीज़ों को ऐड किया गया। तो जब आर्थिक नीति आया तो ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो हमारे जो समाजवाद है, जो समाज कहता है कि सभी चीज़ों पर लगभग सरकार का नियंत्रण हो, उसमें कुछ आपको कमी दिखेगा, ठीक है दोस्तों, आपको उसमें कुछ कमी दिखेगा, क्योंकि आज का दौर भी यही है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि थोड़े बहुत मतलब हमारे समाजवाद पर क्षति हुआ, परंतु आज के ज़माने में इसका क्या है, मांग भी है, क्योंकि वर्ल्ड के आप इकोनॉमी में, वर्ल्ड के मार्केट में यदि आप प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीयकरण कर नहीं चला पाएगा। चाइना को देखिए, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्ट में क्या होता है, सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण हो, परंतु ऐसा है चाइना में नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करेगा तो वो दुनिया के मार्केट में चल ही नहीं पाएगा। तो धीरे धीरे अपना क्या हुआ, आइडिया को भी टाइम के अकॉर्डिंग क्या चेंज कर लिया। अब आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। क्या होते हैं कि स्टेट जो होता है, स्टेट में बताया हूँ, स्टेट क्या होता है आगे भी हम लोग जानेंगे। राज्य का मतलब आप देश समझिएगा, यहाँ पे यूपी बिहार से मत समझिएगा। राज्य का कोई धर्म नहीं है, उसको कहते हैं सेकुलर। एक होता है, देखिए, जैसे कम्युनिस्ट में क्या होता है, कम्युनिस्ट होता है धर्म विरोधी, कोई भी रिलीजियस और धर्म तो अलग अलग चीज़ है, कोई भी धर्म को आप फॉलो नहीं करेंगे, यानी धर्म विरोधी, ठीक है। अब एक चीज़ होता है, एक होता है धार्मिक, जैसे वेटिकन सिटी, जो भी चीज़ होगा वहाँ का बाइबल के अनुसार होगा, तो धर्म के अनुसार चलेगा। एक होता है धर्म से प्रभावित, और वहाँ माइनॉरिटी का कोई राइट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल पड़ोसी हमारा, ठीक है, पाकिस्तान, तो क्या हुआ। और एक होता है सेकुलर,
सेकुलर में क्या था, स्टेट का कोई, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। सभी जो भी धर्म रह रहे हैं, मत पंथ अपने मानने वाले, वो सभी अपना अपना माने, राज्य का उससे कोई लेना देना नहीं है, राज्य उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, राज्य कहने का मतलब हुआ कि सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए, आप डायरेक्ट जब देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं दिखेगा सब, परंतु 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा प्रस्तावना में मैंने बताया कि 3 पॉइंट्स ऐड किए गए थे। कौन कौन? सोशलिस्ट, समाजवाद, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 शब्द को ऐड किए गए थे। तो सेकेंड हो गया सेकुलर। परंतु इनडायरेक्ट रूप में आप देखें, ये चीज़ हो गया, डायरेक्ट शब्द आ गया तो आपको लग रहा है कि हाँ मेरा देश सेकुलर हो गया, परंतु ऐसा बात नहीं है। हमारा देश जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही हमारे देश के जितने भी लीडर थे उन्होंने सभी तय कर लिया था कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा जो स्टेट होगा, जो हमारा नेशन होगा, वो सेकुलर होगा। तो कैसे कह सकते हैं कि 1976 में हम सेकुलर हुए? 14 जो आर्टिकल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समझ क्या है, सभी बराबर है। तो वो भी तो क्या कर रहा है, अब कोई रिलीजियस नहीं दिख रहा है कि हिंदू है कि मुस्लिम है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है क्या नहीं है, कौन सा मत का मानता है, कौन सा पंथ को मानता है, कौन सी जाति है, अगला है, पिछड़ा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड जो होता है वो नहीं मान रहा है। तो क्या हुआ, इक्वल तो हो गया ना। तो सेकुलर भी तो यही कह रहा है कि हम धर्म के आधार पर विभेद नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 15 भी कह रहा है कि धर्म के आधार पर किसी को आप कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि मंदिर है तो कह सकते हैं कि नहीं ये नहीं जा सकता, जा सकते हैं। सड़क है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सड़क सिर्फ इस जाति के, इस धर्म के लिए, नहीं कह सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल मूल जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 to 28 जो राइट टू रिलीजियस दे रहा है। तो इससे साबित होता है कि हमारे देश का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी समय से हमारा देश क्या हो, सेकुलर हो गया। यही समझिए। अब देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन, लोक मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो डेफिनेशन दिया है जनता के लिए, जनता के द्वारा, अब्राहम लिंकन ने। तो यही डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारे देश में इतने पॉपुलेशन है, इतने डाइवर्सिटी है, जिसके कारण इनडायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट इलेक्शन को रखा गया। क्योंकि डेमोक्रेसी जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो हमारे देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, संविधान जो हमारा देश कह रहा है वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। अब आप सोचेंगे राजनीतिक लोकतंत्र क्या है। अब देखिए, हमारे समाज में बहुत सारे लोग जाति के आधार पर राजनीतिक मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, तो राजनीति में उनको सीट रिजर्व कर दिया गया है। अब सीट रिजर्व हो जाएगा तो उनको क्या होगा, पथ खाली मिल जाएगा ना, आगे चले जाएंगे, तो राजनीतिक रूप से आगे बढ़ गया। तो वो क्या होगा, डेमोक्रेसी में तो यही हुआ ना कि लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोगों का भागीदारी होना चाहिए। और कोई सदियों से आगे हो गया समाज में, कोई पीछे चल गया तो पीछे ही रह जाएगा। तो संविधान में क्या बनाया गया, राजनीतिक लोकतंत्र, रिजर्वेशन। आर्थिक लोकतंत्र, सरकार प्रयास करेगी और करती भी है कि आय का जो वितरण है, गरीबी और जो अमीरी का जो खाई है वो कम से कम हो। ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र, किसी भी जात के आधार पर, किसी को भी मत पंथ के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें तो सामाजिक रूप से SC ST को तो रिजर्व किया गया, मतलब उनको विशेष सुविधा भी दिया गया, तो वो क्या हुआ, सामाजिक लोकतंत्र है। अब देखिए, 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में BR अम्बेडकर ने भाषण दिए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि सामाजिक लोकतंत्र का महत्व है स्वाधीनता, समानता तथा भातृत्व का, मतलब फ्रेटर्निटी का होना। उनका कहना था कि देखिए, राजनीतिक डेमोक्रेसी मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं हो पाएगा जब तक नहीं सामाजिक लोकतंत्र बहाल होगा। और सामाजिक लोकतंत्र बहाल होगा तो स्वाधीनता होगा, समानता होगा, और लोग बराबर, मतलब सामाजिक रूप से होंगे और एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे दोस्तों। आइए दोस्तों, 5th पॉइंट देखते हैं, गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। अब देखिए क्या होता है कि एक होता है सरकार और एक राज्य। राज्य का मतलब आप देश समझिएगा, पॉलिटी में राज्य का मतलब देश ही होता है। ठीक है। ऐसे राज्य का मतलब आमतौर पर यूपी वाले, बिहार वाले मत समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, सरकार का प्रमुख हमारे देश में कौन है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ प्रेसिडेंट।
देश का जो प्रमुख है वो है राष्ट्रपति, और राज्य का जो प्रमुख है, सॉरी, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, और राज्य देश का प्रमुख प्रेसिडेंट। ठीक है। अब देखिए गणतंत्र में क्या होता है कि यदि राज्य का प्रमुख यहाँ पे इलेक्ट होता है, गणतंत्र में क्या होता है कि जो राज्य का प्रमुख है वो इलेक्ट होता है, या डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। यही होता है गणतंत्र का मतलब, कि जो राज्य का प्रमुख है वो वंशागुणत नहीं होगा, राजा का बेटा राजा वाला सिस्टम नहीं होगा, बल्कि वो इलेक्ट होके आएगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो गणतंत्र का सीधा सा मतलब यही होता है कि राज्य का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, वंशागुणत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो 5 पॉइंट्स मैंने बता दिया दोस्तों, 5 पॉइंट्स बता दिया, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। 5 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद भी मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 करके और भी हम लोग पढ़ेंगे। जस्टिस क्या है, फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।